रहमानिर्रहीम। कल हम लोग पहुंच गए थे, हमने कुछ लाइबिलिटी टू पे टैक्स ये वाली यहाँ तक पहुंच गए थे। कलेक्शन ऑफ एक्सेस सेल टैक्स, ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। बस इसके बाद हम आज इंशाल्लाह ताला मेन सेक्शन 3 पर पहुंच रहे हैं। अ पर्सन हु हैज कलेक्टेड एनी टैक्स अंडर मिस एप्रीहेंशन और अदरवाइज, वो कहता है अगर किसी बंदे से गलती से कोई टैक्स कलेक्ट हो जाए, यानी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन थी जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना था लेकिन टैक्स लग गया, या तो गलती से लग गया या वट एवर द रीज़न, और क्या हुआ है वो जो टैक्स है उसका इम्पैक्ट कस्टमर पे चला गया, यानी कस्टमर टैक्स पे करके इनवॉइस पे घर चला गया, जबकि ये चीज़ तो आप समझें कि एग्जाम फ्रॉम टैक्स थी। तो जो पैसे रजिस्टर्ड पर्सन के पास आए हैं इनका क्या करना है? क्या रजिस्टर्ड पर्सन की दिहाड़ी लग गई है या गवर्नमेंट की दिहाड़ी लग गई है? वो कहते हैं गवर्नमेंट की दिहाड़ी लग गई है, ठीक है ना। अ पर्सन हु हैज कलेक्टेड एनी टैक्स अंडर मिस एप्रीहेंशन और अदरवाइज विच वाज नॉट पेएबल एज टैक्स और इज इन एक्सेस ऑफ एक्चुअली पेएबल, यानी टैक्स फर्ज किया 15% लगना था, गलती से 21 लग गया। वो कहता है जो एक्सेस अमाउंट है वो जिस बंदे ने कलेक्ट की है उसने फेडरल गवर्नमेंट को ही जमा करवानी है। The amount payable to the federal government here shall be considered as arrear of tax and shall be recoverable accordingly, यानी अगर आपके पास टैक्स आ गया है गलती से तो फिर ये गवर्नमेंट को ही जाएगा। जैसे हम उस पे जाते हैं ना, जैसे ये एम्पोरियम मॉल वगैरह में ग्रोसरी शॉप पे आप जाते हैं, अब वो ग्रोसरी शॉप आपको ना मल्टीपल चीज़ें सेल कर रही है, थर्ड शेड्यूल आइटम भी सेल कर रही है, एग्जाम चीज़ें भी सेल हो रही हैं वहाँ, फ्रूट वेजिटेबल पल्सीज वगैरह इस तरह की चीज़ें जो विदाउट ब्रांड है उनके ऊपर टैक्स नहीं है, दे आर एग्जाम। फर्ज करें सॉफ्टवेयर में गलती से सॉफ्टवेयर सब चीज़ों पे टैक्स लगाई जा रहा है और जो एग्जाम्ड आइटम है उस पर भी टैक्स लगी जा रहा है और लोग खरीद के जाई जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा। अब पता चला हो ये तो गलत हो गया, तो पता चला जी 1.5 करोड़ रुपये आपने टैक्स लोगों का काट लिया है और लोग तो पैसे दे के भी जा चुके हुए हैं। ये 1.5 करोड़ किसका है? तो ये सेक्शन बता रहा है ये गवर्नमेंट का ही है। ठीक होगी ना बात? अच्छा जी, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, अगर रेट ऑफ टैक्स चेंज हो जाए, इफ देयर इज अ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, अ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इज चार्जेबल एट द रेट एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जिस दिन आप सप्लाई करेंगे उस दिन जो रेट होगा वो लग जाएगा। Imported good shall be chargeable at the following rate। वो कहते हैं जो मुल्क में टैक्सेबल सप्लाईज है ना, मसलन गवर्नमेंट ने एक अभी पिछले दिनों जब पिछले साल हुआ रेट होता था 17% और ये बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 18% कर दिया सेल टैक्स का। अब आप 18% पढ़ रहे हो, इसीलिए तो कोई एक डेट होगी ना जिस तारीख से, फर्ज कर लेते हैं हम ऐसे ही कहते हैं जी 15 दिसंबर 2023 से रेट 18% हो गया, ऐसे ही कह रहे हैं। वो कह रहे जो हमारी मुल्क की सप्लाईज हैं, जो जिसका टाइम ऑफ सप्लाई 15 दिसंबर से ऑनवर्ड होगा उसके ऊपर 18 लगेगा और जो 14 दिसंबर तक होंगी उसके ऊपर 17% लगेगा। ये तो पहली वाली लाइन का मतलब आ गया, ठीक है ना। सेकंड वाली लाइन में आते हैं, अगर इंपोर्ट हुई है तो फिर क्या होगा? इफ गुड्स आर एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन, ये असल में दो अलग अलग तरीके हैं इंपोर्ट करने के। एक तरीका है हम कहते हैं कि गुड्स आर क्लियर्ड अंडर होम कंजम्पशन, द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑन विच गुड्स डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड। सेकंड है इफ द गुड्स आर क्लियर्ड फ्रॉम वेयर हाउस। अब मैं समझाता हूँ क्या रहा है। जब आप चीज इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट दो कैटेगरी में होती है। एक है कि कस्टम अथॉरिटीज आपको वेयर हाउस प्रोवाइड करते हैं, चीजें आती हैं वेयर हाउस में चली जाती हैं और जब आप क्लियर करवाते हैं वहां से वेयर हाउस से चीज़ें क्लियर होती हैं, वेयर हाउस चार्जेस कस्टम आपको चार्ज कर लेते हैं। एक है कि नहीं, चीज़ इंपोर्ट हुई है, वेयर हाउस कोई नहीं है, आप आए अपनी चीज़ लेकर घर जाएं, ठीक है। जब हम चीज़ इंपोर्ट करते हैं ना तो हमने एक, जाहिर है चीज़ें तो बंद आई हैं, कंटेनर्स के अंदर आई, एक हमने उन्हें इनवॉइस देनी होती है, उसको गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं कि यार हमारे कंटेनर में हमारे इसमें क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। कस्टम का दिल करे खोल के चेक करना चाहे वेरीफाई कर ले, और अगर आप कोई रिकरिंग इन नेचर के इंपोर्टर हैं तो आपकी बात पर रिलाई कर ले। वो कहता है रेट किस दिन का लगेगा? द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑन विच गुड्स डिक्लेरेशन इज, जिस दिन आप गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट करेंगे। मसलन अगर आपने गुड्स डिक्लेरेशन कर दी 14 तारीख को प्रेजेंट,
तो 17%, और भले चीजें बाद में आपको मिली हो। रेट किस दिन का लगेगा? जिस दिन आप गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म प्रेजेंट करेंगे। ठीक होगी बात? और अगर वेयर हाउस से चीजें आ रही हैं, द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑन विच द गुड्स डिक्लेरेशन फॉर क्लियरेंस ऑफ सच गुड इज प्रेजेंटेड। बात तो सेम ही लिखी हुई है, लेकिन दो दफा क्यों लिखी है? असल में ये किसी और सेक्शन के तहत वहां काम हो रहा है, ये किसी और सेक्शन के तहत काम हो रहा है, क्योंकि दो कैटेगरीज है ना आपकी इंपोर्ट की। एक कैटेगरी है चीजें आएंगी, पोर्ट पे आएंगी, आप उठा के ले जाएं, खराब हो रही है, जो मर्जी हो रहा है, गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, एक है जिसमें गवर्नमेंट आपको वेयर हाउस देगी, आप चीजों को वेयर हाउस में रखेंगे, हो सकता है कोई कंट्रोल टेम्परेचर रिक्वायर्ड हो, कोई वट एवर द रीजन इज, वहां चली जाएंगी। यहां भी जिस दिन आप गुड्स डिक्लेरेशन देंगे उस दिन का रेट लगेगा, लेकिन ये किसी और सेक्शन में लग रहा है, वो किसी और सेक्शन में लग रहा है। Where the goods declaration is presented in advance of the arrival of the conveyance, the tax shall be calculated at the rate applicable on the date the manifest of the conveyance is। अब जो गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म है ना, वो तो आपको तो पहले ही पता है। मसलन आप दुबई से कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं और आपको पता है कि यार ये कंटेनर या चाइना से या जर्मनी से कोई आप एक कंटेनर इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको तो पता है इसके अंदर क्या है। अब फर्ज किया ये वाया सी आ रहा है पाकिस्तान में, ये कंटेनर कराची पोर्ट पे आएगा, लेट्स अज्यूम। अब जब वाया सी चीजें आ रही हैं तो सी का जो सफर है उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई जा सकती, तो वेदर कंडीशन फलां इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जब ये शिप पाकिस्तान की हुदूद के ख़ास जगह पर पहुंचेगा, अब इसकी कंफर्मेशन कर दी जाएगी कि जनाब फलां तारीख को ये शिप पहुंच रहा है। इसको हम कहते हैं मैनिफेस्ट ऑफ द कन्वेंस रिसीव हो गया। अगर मुझे लग रहा है कि यार रेट बढ़ गया है, तो मैंने गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म अर्ली सबमिट कर दिया है ताकि ओल्ड रेट लग जाए। नॉर्मल हालात में तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन अगर रेट चेंज हो रहा है तो कहते हैं नहीं नहीं, हम इस दिन का रेट लेंगे जिस दिन मैनिफेस्ट ऑफ दी कन्वेंस आ जाएगा, यानी जब शिप ऑलमोस्ट पहुंच जाएगा उस दिन से पहले अगर आपने वो जमा करवा दिया गुड डिक्लेरेशन, तो ये उसूल नहीं लगेगा कि ये वाला रेट लगेगा, बल्कि इस दिन का रेट लगेगा। देखिए पढ़े क्या लिखा हुआ है, वेयर गुड्स डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड इन एडवांस ऑफ द अराइवल ऑफ द कन्वेंस, the tax rate shall be calculated at the rate applicable on the date the manifest of the conveyance is delivered। जिस दिन मैनिफेस्ट ऑफ द कन्वेंस हमें मिलेगा उस दिन जो रेट होगा वो लगेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं जनाब आपने तो ऊपर लिखा हुआ था कि जिस दिन गुड डिक्लेरेशन आएगी, तो मैंने तो गुड डिक्लेरेशन पहले दे दी है। कानूनन आप गुड डिक्लेरेशन तो पहले भी दे सकते हो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, अगर इन दो के दरमियान कहीं रेट चेंज हुआ है तो फिर हम उस डेट का रेट लेंगे। जी बजट में सेल टैक्स का रेट वंस कभी चेंज होता है, रोज रोज नहीं चेंज होता, 4-5 सालों में एक दफा चेंज होता है। ठीक है, अच्छा जी, टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट। The tax on the good imported into Pakistan shall be paid at the time at which custom duty is। कहते हैं वहाँ जो आपके साथ राब्ते में लोग आएंगे ना, कस्टम्स अथॉरिटीज राब्ते में आएंगी, उन्होंने अपना कस्टम ड्यूटीज भी आपसे लेनी है, वो उसके साथ ही टैक्स लेंगे, ये इकट्ठा ही जमा होगा, वो एक ही चालान आपको बना के दे देंगे कि सेल टैक्स इतना बनता है, कस्टम ड्यूटी इतनी बनती है। जिस तरह सेल टैक्स कस्टम ड्यूटी पे होगी उसी तरह ये भी पे होगा, उसी मैनर में पे होगा। The tax on good imported into Pakistan shall be paid at the time at which custom duty is। The provision of collection of tax in Custom Act shall also apply। यानी जैसे कस्टम वाले अपने पैसे ले, पे ऑर्डर से ले, क्रॉस चेक से ले, जो मैनर बताएं उसी तरह वो साथ उन्होंने ही लेने हैं। असल में पैसे उन्होंने लेकर सेल टैक्स वालों को पैसे पे कर देने। एक्साइज ड्यूटी तो असल में कुछ चीज़ों के ऊपर रह गई है अब ना, बहुत सारी चीज़ों पर, जहाँ जहाँ सेल टैक्स आता जाता है वहाँ वहाँ एक्साइज ड्यूटी तकरीबन ख़त्म हो जाती है। कस्टम ड्यूटी आमतौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि अगर किसी मुल्क से आप कोई चीज़ें मंगवाएं तो उसके ऊपर हम एक ड्यूटी चार्ज कर रहे हैं, जैसे गाड़ियों के ऊपर हम लगाते हैं, हर चीज़ पर लगती है, एक ड्यूटी लग जाती है। एक्साइज भी इसी तरह की एक ड्यूटी है, लेकिन आमतौर पर एक्साइज ज़्यादातर लगती है हमारी लोकल प्रोडक्शन के ऊपर। लेकिन
नहीं, जो हम प्रोड्यूस करते हैं, लोकली प्रोड्यूस जो चीजें हो रही हैं, ठीक, उनके ऊपर एक्साइज लगाते हैं। लेकिन जब सेल टैक्स आ गया तो हमने कस्टम एक्साइज ड्यूटी खत्म करके उसकी जगह सेल टैक्स आ गया, तो अब कहीं कहीं हमें एक्साइज नजर आता है कुछ चीजों के ऊपर। लग तो सकते हैं, ज्यादातर नहीं लगे हुए, 95% नहीं लगे हुए, लेकिन लग सकते हैं कहीं कहीं। जी हो जाएगी, कुछ सेक्टर के अंदर रह गई है जो वो, उसके ऊपर भी काम होता रहता है। 99% 95% नहीं लगती, दोनों चीजें नहीं लगती, एक चीज लगती। लेकिन कुछ सेक्टर रह गए हैं, जैसे सीमेंट रह गया है और कुछ इस तरह के 1-2 सेक्टर है। आपको कुछ कुछ चंद चीजें रह गई हैं जिसके ऊपर एक्साइज है, ठीक है ना। अच्छा जी, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाईज। सप्लाईज का मतलब है जो हम लोकली काम कर रहे हैं, इन्होंने कब टैक्स पे करना है। टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाईज मेड शैल बी पेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। वो कहते हैं भाई आप रिटर्न फाइल करनी है, रिटर्न फाइलिंग आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन अभी हम मोटी सी एक बात करते हैं। उधर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इनकम टैक्स में, टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इधर हमने पढ़ना है ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं, मंथ का कॉन्सेप्ट है। यहाँ टैक्स पीरियड एक मंथ का होता है, हर महीने की 1 तारीख को ये मंथ शुरू हुआ ऑब्वियसली, और लास्ट डे पर ये मंथ क्लोज हो गया। अब आप सुबह से शाम तक सेल कर रहे हैं मेट्रो में, मैक्रो में, हर सेल वाला बंदा आपसे, जिसके अगर उसकी टैक्सेबल सप्लाईज है तो सेल पे ऊपर टैक्स काट रहा है। क्या इसने ये पैसे रोज के रोज गवर्नमेंट को जमा करवाने हैं? वो कहते नहीं, जब इसने रिटर्न जमा करवानी है, पैसे जब जमा करवाने हैं। इसने रिटर्न कब जमा करवानी है? अगले महीने की 15 तारीख को। ये मोटी बात है, लेकिन जब हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो 15 नहीं है, ये असल में 18 बनेगी। इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक 1 महीना और 18 दिन तक पैसे इसके इस्तेमाल में ही रहेंगे, ठीक है ना। हम इनकम टैक्स में भी अगर कॉन्सेप्ट पढ़ें तो हम एज ए कलेक्टिंग एजेंट काम कर रहे थे ना। वो सेक्शन 21, 22, 23 वाली बातें याद करें कि सैलरी पे करे तो टैक्स काटे, रेंट पे करे तो टैक्स काटे, लेकिन वहां लिखा हुआ है विद इन 3 डेज गवर्नमेंट को पैसे जमा करा दें। बाद सूरतों में 7 डेज है, बस गवर्नमेंट का पैसा भाई गवर्नमेंट को जमा कराएं। लेकिन सेल टैक्स में ऐसे नहीं है। हालांकि कभी गवर्नमेंट को बड़ा ही ये बात समझ आ गई कि यार हमारा इतना अरबों खरबों रुपया लोगों के पास पड़ा है, तो कहेंगे नहीं भाई अगले 2 दिन में जमा कराएं, 7 नहीं 1 माह का, 30 तक का जमा करवाएगा, ठीक है ना। यकम से लेकर 30 तक जो टैक्स काटा है उसने, जो उसने कस्टमर से लिया, ये आउटपुट हो गया। इसके दरमियान जो इनपुट पे किया है वो माइनस कर ले, बाकी के पैसे जमा करा दे, क्योंकि इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट तो होनी है ना। अच्छा जी, वो कहते हैं ये जो बात मैं कह रहा हूं, द बोर्ड में डायरेक्ट दैट टैक्स ऑन सर्टेन सप्लाई शैल बी पेड इन एनी अदर वे और टाइम। कभी गवर्नमेंट को समझ आ जाएगी कि नहीं भाई नहीं हमें तो पैसे ज्यादा चाहिए, ये तो वो कहेंगे नहीं तो रोज का रोज टैक्स जमा करवाओ, या तीसरे दिन जमा कराओ, या वीकेंड पे। लेकिन अभी कानून ये है कि नहीं भाई आपने जब रिटर्न जमा करवानी है जब जमा करवाना है। नहीं, वो गवर्नमेंट ऐसे थोड़ा सोचती है। वो कहते पहले महीने में 1 दफा आते हैं, अब रोज पैसे आएंगे। टैक्स नहीं, टैक्स आने उतने ही है, टैक्स फ्रॉड कम हो जाएगा ना। अभी कई लोग होते होंगे जो आखिरी महीने की सेल का पैसे जमा ही नहीं कराएंगे, कहेंगे हम तो कारोबारी छोड़ दिए, हम तो मुल्क से ही जा रहे हैं, हम तो फुलां कर रहे हैं, हम तो दिमाग कर रहे हैं। ये आप अभी अकाउंटिंग में भी आपने पढ़ा कि जो डेटर हमारे जितने पुराने हो जाएं, डाउटफुल डेट उतना ही ज्यादा होना शुरू हो जाता है ना। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट कभी गवर्नमेंट को समझ आएगा कि यार नहीं, आज की सेल को आज फाइनलाइज करें भाई, सुबह आप टैक्स जमा कराएं। और अब तो सारा सिस्टम हम करते जा रहे हैं ना, ऑनलाइन सिस्टम होता जा रहा है, तो किसी वक्त गवर्नमेंट कुछ, लेकिन अभी नहीं है। अभी तो यही है कि भाई महीने के आखिर पर जमा कराने आपने। मोड एंड मैनर ऑफ पेमेंट, टैक्स ऑन गुड इंपोर्टेड शैल बी पेड इन द सेम मैनर एज इट इज अ कस्टम ड्यूटी। वो कहते भाई जैसे कस्टम ड्यूटी वाला काम करे वैसे ही ये करेंगे। वो कैश में लें, बैंक में लें, जैसे भी लें वैसे ही ये ले लें।
ठीक हो गया. द टैक्स ड्यू ऑन टैक्सेबल सप्लाई शैल बी पेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स थ्रू डिपॉजिट इन बैंक डेजिग्नेटेड बाय द बोर्ड एंड थ्रू सच अदर मोड एंड मैनर एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड. अभी तो बैंक ही है, आजकल तो बैंक है, और बैंक भी आमतौर पर नेशनल बैंक की ब्रांचेज होती हैं इसके अंदर. वो कहते हैं भाई डेजिग्नेटेड ब्रांच में आप जाके जमा करा दें. जब हम रिटर्न बनाएंगे ना तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें रिटर्न बना के दे देगा. उसके अंदर एक टैक्स की अमाउंट आएगी, वो कहेगी आप पहले जाके से बैंक में जमा करा के हैं. फिर वो एक आपको निफ्ट का एक नंबर देंगे, वो नंबर हमारे सिस्टम में एंटर करें, सिस्टम उसे वेरीफाई करेगा, टैक्स पे हो गया, आपकी रिटर्न एक्सेप्ट कर लेगा. नॉर्मली ऐसे चलेगा. सेल टैक्स ऐसे जमा होगा, लेकिन इंपोर्ट पर जो टैक्स हम सेल टैक्स दे रहे हैं वो कह रहे हैं वो ऐसे नहीं जमा होगा. वो जमा होगा जैसे कस्टम वाले अपने पैसे लेते हैं वैसे ले लें. कस्टम बस यहाँ ये लिखा हुआ है, कस्टम वाले भी वैसे ऐसे ही पैसे लेते हैं, बैंक में ही लेते हैं वो. ठीक हो गई बात. अच्छा जी, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी. टैक्स लाइबिलिटी का मतलब है कितना टैक्स पे करना है. फॉर डिटर्मिनिंग टैक्स लाइबिलिटी, अब ये न्यूमेरिक स्टार्ट होने लगा. सेक्शन 7, 8, 9 मिलकर हमारा न्यूमेरिक क्वेश्चन को सॉल्व करने की सलाहियत पैदा करते हैं. फॉर डिटर्मिनिंग टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन टैक्सेबल सप्लाईज मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड, द पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट इनपुट टैक्स पेड और पेएबल. यानी जो मैंने अभी पे नहीं किया है वो भी डिडक्ट कर लो. यानी मैंने माल क्रेडिट पर खरीदा, 1 लाख का माल खरीदा था, 18,000 टैक्स है, तो मेरे पास इनवॉइस आई हुई है 1,18,000, मैंने अभी पे कुछ नहीं किया. वो कहते कोई बात नहीं है, ये भी आप एडजस्ट कर लें, आपका पेएबल तो है ना. पेड और पेएबल ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड फॉर ए टैक्सेबल सप्लाई. ये टैक्स, इसको टैक्स पीरियड बोल रहे हैं हम 1 मंथ को. मतलब आजकल जनवरी चल रहा है, तो जनवरी में जो भी परचेजेस की हैं, भले कैश भले क्रेडिट, इसके ऊपर जो कुछ इनपुट टैक्स है वो आउटपुट में से माइनस कर लें. मोटा उसूल अभी आ रहा. अच्छा जी, मेड और टू बी मेड बाय हिम, इनपुट टैक्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम आउटपुट टैक्स एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ फर्दर टैक्स. अब याद करें वो बात जब हमने कहा था कि जो फर्दर टैक्स है 4%, वो कहता है वो नहीं, आपने एडजस्ट कर लेना इसमें से. अब मैं आपको ये बात ऐसे समझाता हूं भी, अभी हम रॉ समझ रहे हैं, फिर इसको रिफाइन होगा, ये 2-3 सेक्शन हम पढ़ेंगे. तो जरा देखिए क्या बात हो रही है. हमने सेल्स की 1 लाख रुपए की, ठीक है, अनरजिस्टर्ड को 18,000 रुपया हमारे पास एक आ गया, 4,000 हमारे पास एक आ गया. टोटल कितने पैसे इकट्ठे हो गए? 22,000 रुपया. ठीक है ना. हमारी परचेजेस थी 5 लाख रुपए की, जिसके ऊपर हमने 18% टैक्स पे किया हुआ था. 5 लाख का 18% ने 40,000. ठीक है. मेरा इनपुट टैक्स कितना? 40,000. आउटपुट कितना है? 90 लिखा हुआ पड़ा. अच्छा जी, 90,000 हो गया. हमारा आउटपुट है 90, इनपुट है 90,000, आउटपुट है, ठीक है, ठीक है ना. अब जरा गौर करें. गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप अभी आगे उसूल ने और भी रिफाइन होना. सिर्फ ये बात समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. ये नहीं कहना सर आपने पहले तो ये समझाई थी, ऐसे नहीं. जरा देखें, गवर्नमेंट कह रही है कि क्या 22,000 हमने गवर्नमेंट को कुछ पैसे देने हैं इस महीने में. गवर्नमेंट इसलिए देने हैं क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है ये नहीं एडजस्ट करने आपने, ये तो आप हमें पे करें ना 4,000 रुपया, ये तो पेएबल टू गवर्नमेंट ही है. हाँ, आपने 18,000 जो है वो गवर्नमेंट के से कलेक्ट किए हुए हैं लोगों के से, 90 आपके पड़े हैं, तो अभी तो गवर्नमेंट से आपने बाकी के लेने हैं. तो 90,000 में से 18,000 माइनस करें, 72,000 रुपया अभी गवर्नमेंट से आपने लेना है. इस दफा अभी पैसे देने कोई नहीं है, लेकिन ये 4,000 देने पड़ेंगे एक्सक्लूडिंग फर्दर टैक्स. बात समझ आ रही है?
यानी जो 4% वाली बात है, जो अनरजिस्टर्ड से हमने 4% लिया, ये इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट का हिस्सा नहीं बन सकते। बात समझ आई है? वेयर आर रजिस्टर्ड पर्सन डिड नॉट अच्छा, द इनपुट टैक्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन से ही निकाल दिया, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ फर्दर टैक्स। Where a registered person did not deduct input tax within the relevant period, he may claim such tax in the return for any other 6 succeeding tax period. वो कहते हैं अगर कोई क्लेम करने से रह गया, ये जो भी हम कह रहे थे कि हमने 5 लाख की परचेजेस की हुई हैं, पता चले यार नहीं 5 की नहीं थी, 6 की थी, गलत हो गया है, कोई इनवॉइस मिस हो गई है, वो कहते कोई बात नहीं, अगले 6 कंसेक्टिव, अगर ये जनवरी की रिटर्न थी तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आप 31 जुलाई 2024 तक आप इसको क्लेम कर सकते हैं जब याद आ जाए, अगले 6 महीने। विद इन द रेलिवेंट पीरियड ही मे क्लेम सच टैक्स इन द रिटर्न फॉर एनी ऑफ 6 सक्सीडिंग टैक्स पीरियड। इसका मतलब है एक इनवॉइस को क्लेम करने के लिए हमारे पास 7 महीने आए। एक तो उसका ओरिजिनल मंथ था जब उसने क्लेम होना था, और एक अगर वो मिसिंग हो गई तो फिर अगले 6 महीने और मिले। लेकिन अगर उसमें भी क्लेम ना हो सकी तो फिर ये क्या हो गया, आपका टैक्स जाया हो गया। क्लियर हो गई बात? टाइम ऑफ क्लेमिंग इनपुट, कंडीशन फॉर अलाइंग इनपुट इन केस ऑफ परचेजेस मेड बाय हिम। अगर हमने कोई चीजें परचेज की हुई हैं तो हमें इनपुट मिलने के लिए कोई कंडीशन है? वो कहता है हाँ जी। क्या कंडीशन है? ही होल्ड आ टैक्स इनवॉइस इन हिज नेम एंड हैविंग हिज रजिस्ट्रेशन नंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। पहली बात, इनवॉइस के ऊपर जाहिर है ये खुद क्लेम करने का मतलब है ये खुद भी रजिस्टर्ड पर्सन है ना, तो इस इनवॉइस पर 2 काम होने चाहिए। नंबर 1, इसका नाम, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, प्लस जिसने सेल किया उसका नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ताकि वेरीफाई भी की जा सके ना बात। इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई और इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गैस, अ बिल बेयरिंग हिज रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एड्रेस वेयर द कनेक्शन इज इंस्टॉल्ड। इफ द सप्लायर हैज नॉट डिक्लेयर्ड सच सप्लाई इन हिज रिटर्न और ही हैज नॉट पेड अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू एज indicated in his return, then input cannot be recorded। ये गवर्नमेंट ने ना, अब ये जो सेक्शन चल रहा है और इससे अगला ये बड़े मजेदार सेक्शन है, ये हिस्टोरिकल हमें बताएंगे कि भाई क्या होता रहा, कैसे गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता सीख रही थी कि सेल टैक्स हमने लोगों से कैसे लेना है, कैसे क्लेम करवाना। अब चलते 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 इस वक्त जहां हम खड़े हैं, हमारा मुल्क खड़ा है, हम अपने मुल्क की बहुत सारी बुराइयां भी करते हैं, दुनिया का एक लेटेस्ट तरीन सिस्टम हमारा सेल टैक्स का सिस्टम मौजूद है, इस वक्त मौजूद है। अब पहले इतने ज़्यादा सेल टैक्स में फ्रॉड थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि उस खास एक किस्म के, अभी अगले 2 लेक्चर में इनका जिक्र आएगा, वो फ्रॉड तकरीबन करना नामुमकिन हो गया। अब क्या होता है, आप अगर सेल टैक्स लेते हैं, आप किसी बंदे ने सेल्स की ना, पहले क्या हो रहा था, एक बहुत बड़े फ्रॉड हुए मुल्क के अंदर इस बुनियाद पर कि गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं था। आप अपनी एक रिटर्न क्लेम करते थे, आप कहते थे यार ये मैंने 5 लाख रुपए की चीज़ें खरीदी हैं, इसके ऊपर मैंने ये 90,000 टैक्स पे किया है। गवर्नमेंट कहती थी ठीक है आप अपना टैक्स काट लो। ये जो 90,000 टैक्स है ये गवर्नमेंट के पास आया है कि नहीं आया? गवर्नमेंट के पास इतना डाटा ही अवेलेबल नहीं था। अब गवर्नमेंट ने एक सॉफ्टवेयर बना लिया है, सारी एक रिटर्न उस सॉफ्टवेयर में एंटर होती है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर 2 लोगों का डाटा आ रहा है, सेलर का और परचेजर का। अब गवर्नमेंट का सिस्टम जो है ना फौरन वेरीफाई करता है, यार ये आप कह रहे हो 90,000 मैंने वहाँ टैक्स पे किया है, वो देखता है कि इसने शो किया है कि मैंने 90,000 सेल टैक्स लिया है। अगर उसने शो कर दिया इसका मतलब है उसने पैसे पे करने हैं। आप भी शो कर रहे हो, ओके, इसका मतलब है टेक्निकली ये पैसे गवर्नमेंट के पास आ गए हैं, आपको कह रहे हैं भाई डिडक्ट कर लो अपने। लेकिन अगर उस बंदे ने ये इनवॉइस शो ही नहीं की अपने उसमें, तो आपकी इनवॉइस क्लेम नहीं हो सकेगी।
मतलब मैंने अपने सॉफ्टवेयर में इनवॉइस एंटर की कि ये मैंने भाई खरीदा माल, जेन्युइन माल है, मिसिंग इनवॉइस उस बंदे से मिस हो गई है, मुझे भी अलाउ नहीं होगी। मेरा सॉफ्टवेयर फौरन बताएगा कि नहीं भाई वो बंदा तो कह ही नहीं रहा कि उसने सेल किया। मैं फौरन उसे फ़ोन लगाऊंगा। वो 18 दिन है ना सिस्टम में, तो मेरे पास यहीं शो होना शुरू हो जाएगा मंथ एंड के बाद। मैं उसे फौरन कहूँगा भाई तुमने मेरे से वो सेल की हुई है, वो रिटर्न क्यों नहीं शो की तुमने? कहेगा अच्छा रह गई है, मैं भी कर देता हूँ। अगर जेन्युइन ट्रांजैक्शन होगी तो कर देगा। जब तक ये 90,000 गवर्नमेंट के पास नहीं आएंगे आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इनपुट एडजस्टमेंट का मतलब रिफंड ही है ना। एक वक्त था अरबों खरबों रुपए का फ्रॉड इस बेस पर हो रहा था, गवर्नमेंट के पास कोई डाटा नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके अंदर ह्यूज इन्वेस्टमेंट की और एक सॉफ्टवेयर बनाया। और अब हम यहाँ खड़े हो कहते नहीं भाई, जब तक उससे पैसे हमारे पास नहीं आ जाएंगे हम आपको इनपुट भी अलाउ नहीं करेंगे। किसकी कह लें आप उसे इन्वेस्टमेंट, एक तर्ज पे सोच लें। है तो लीगल लाइबिलिटी ना कि आपने परचेज के वक्त देना है, आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपको रिकवर करवा रहे हैं, आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लें। आपका नाम, आपका इनवॉइस नंबर, सेलर का नाम, उसका इनवॉइस नंबर, और इफ सप्लायर हैज नॉट डिक्लेयर्ड सच सप्लाई इन हिज रिटर्न और ही हैज नॉट पेड अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू एज इंडिकेटेड इन रिटर्न, इनपुट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। क्लियर होगी बात जी? जी वो आगे अभी और रिक्वायरमेंट आ जाएगी आगे। जो इनवॉइस की रिक्वायरमेंट है ना, ही होल्ड टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में लिखा हुआ है कि बायर का नंबर, सेलर का नंबर, फलां चीज, वो सारा कुछ आ गया। इन केस ऑफ इंपोर्ट मेड बाय हिम, अगर इंपोर्ट है, ही होल्ड बिल ऑफ एंट्री। अब जब इंपोर्ट का जो डॉक्यूमेंट है उसे इनवॉइस नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एंट्री या गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म। He hold bill of entry or goods declaration in his name and showing his sale tax registration number. It should be duly cleared by custom authorities. Input तो इस पर मिलना भी नहीं है ना, यानी किसी और कंट्री का तो नहीं मिलना। अब जो हमने पे किया होगा जब हम सेल करेंगे ये वाला हमें मिलेगा। इस दफा तो पे हमने खुद ही किया हुआ है ना। इन केस ऑफ गुड्स परचेज इन ऑक्शन, अगर ऑक्शन हो रहा हो तो फिर वही बात है, अब हम उसे इनवॉइस नहीं बोलते बल्कि क्या कहते हैं? ट्रेजरी चालान। ही होल्ड अ ट्रेजरी चालान इन हिज नेम एंड बेरिंग हिज रजिस्ट्रेशन नंबर शोइंग पेमेंट ऑफ सेल टैक्स। इसका मतलब है गवर्नमेंट हर दफा इंश्योर कर रही है कि क्या पैसे हमें आगे हैं कि नहीं आगे। अगर गवर्नमेंट को पैसे नहीं आए हैं तो आपको भी इनपुट अलाउ नहीं होगा। अब एक लंबी लिस्ट आ गई हमारे पास, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया, सेक्शन 8, टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। वो जैसे हमने कहा था ना, ये आप समझें, ये आ गया इनकम टैक्स के सेक्शन 21 की तरह, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, इनएडमिसिबल। ठीक है ना, ये इनएडमिसिबल आ गए हैं इनपुट इन इट। ठीक है, टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट इनपुट टैक्स पेड ऑन। अब ये ना एक लर्निंग फेज है, यहाँ बाद दफा में बात रिपीट होती नजर भी आएगी। ये सेक्शन एक दफा नहीं बना, गवर्नमेंट को जहां जहां प्रॉब्लम नजर आती थी, जहां जहां कोई फ्रॉड होता था, जहां जहां कोई चीज हम लर्न करते थे, उसको उठा के सेक्शन 8 में लाते गए। इनपुट जी, वो कहता है ये वापस नहीं मिलेंगे। A registered person shall not be entitled to deduct input tax. Number 1, goods or services used for any purpose other than for taxable supplies made by him. वो कहता है आपने कोई चीज जो है उस पे खरीदी है और फिर आपने बिजनेस पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं की है, बिजनेस पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं की है। मतलब आपने एक माल खरीदा, यही माल ऐसे समझ लें, आपने एक रॉ मटेरियल खरीदा 5 लाख रुपए का,
5 लाख रुपए का आपने रॉ मटेरियल खरीदा जिसके ऊपर 90,000 रुपया टैक्स पे किया, लेकिन इनमें से 3 लाख रुपए के माल को तो आपने सेल किया है, लेकिन 2 लाख रुपए का माल आपने अदर देन बिजनेस इस्तेमाल किया, पर्सनल इस्तेमाल किया। जब ये सेल किया 3 लाख का, तो फर्ज किया आपने 7 लाख रुपए का सेल किया चीजें बनाकर। 7 लाख का लें जरा 18%, 1 लाख। अब जरा गौर करें, मेरे साथ ही दिमाग में रहेंगे तो फिर है 1,26,000 हमें कस्टमर से आया, क्या मैं अपना 90,000 माइनस कर लूं? वो कहता है नहीं 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 नहीं, नहीं। आप वो वाले 2 लाख का तो नहीं ना कर सकते क्लेम। ये वाली बात लिखी हुई है, इफ गुड्स और सर्विसेज यूज फॉर एनी पर्पज अदर देन टैक्सेबल सप्लाई, तो उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट है वो आप क्लेम नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है ना? इसका मतलब है 3 लाख का जो 18% था वो कितना बना? 54,000 आप अपना माइनस कर लें, बाकी गवर्नमेंट को पैसे जमा कराएं। लेकिन आप कहें कि नहीं नहीं मेरे पास तो गुंजाइश है, तो ये वाली बात ठीक नहीं है। नंबर 2, एनी अदर गुड्स और सर्विसेज स्पेसिफाइड बाय, वो कहता है फेडरल गवर्नमेंट अगर किसी चीज का नाम लेके बता दे कि यार ये वाला इनपुट नहीं क्लेम होना, तो बस फिर नहीं होगा। मतलब किसी भी चीज का नाम ले दे। अच्छा जी, the goods on which extra amount of tax is paid in addition to normal tax at 17%, अब जो 18 हो गया, ठीक है ना? इस लाइन का मतलब पता क्या? इस लाइन का मतलब है वो वाला टैक्स जो 4% वाला है वो एडजस्ट नहीं होना, वो जो हमने पहले भी बात की, ठीक है ना? अच्छा जी, ये तो हो गई बुनियादी बातें। द गुड सर्विसेज ऑन विच सेल टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी बाय, ये वो जो अभी हम पढ़ कर आए कि भाई अगर सप्लायर ने इनवॉइस नहीं जमा कराई जिससे आपने माल खरीदा और उसने टैक्स नहीं जमा कराया, अच्छा टैक्स तो खुद ही जमा हो जाता है ना, अगर रिटर्न जमा कराई तो फिर तो टैक्स जमा हो गया। जो अभी हम बात कर रहे थे कि मैंने माल खरीदा है लेकिन उस बंदे ने ये इनवॉइस अपनी रिटर्न में डिक्लेयर नहीं की, तो गवर्नमेंट की नज़र में क्या है कि भाई इसका टैक्स नहीं आया मुझे। वो कहता है मैं आपको तो आया हुआ वापस कर रहे हैं ना, वो कह रहा है फिर इसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई है? परचेजेज फॉर विच आर डिस्क्रिपेंसी इज इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या है? ये वो सॉफ्टवेयर है जिसको हम कह रहे हैं कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया। और इनपुट टैक्स इज नॉट वेरीफाइएबल इन सप्लाई चेन। वो कहते हैं भाई हम आपसे ऑनलाइन रिटर्ने मांग रहे हैं, आपकी एक एक इनवॉइस को हम मैच करेंगे। अब असल में यहाँ से 3-4 कॉन्सेप्ट आने लगे, मैं तीनों चारों को इकट्ठा एक्सप्लेन करने लगा। हो क्या रहा था? हो ये रहा था, एक वक्त आया गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। हम पाकिस्तानी बड़े, आपको पता है, ज़बरदस्त लोग हैं, हम हर जगह में से फ्रॉड जो है वो इन्वेंट कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती, पहले गवर्नमेंट ना, एक वक्त था गवर्नमेंट इस काम को बड़ा अपनी सक्सेस समझती थी कि हम लोगों को ज़बरदस्ती रजिस्टर्ड करें, रजिस्टर्ड हो गए तो टैक्स आना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट ने ऐसे ही लोगों को रजिस्टर्ड कर लिया। अब लोग जो थे, जो विजिलेंट लोग थे, जो फ्रॉडिये विजिलेंट लोग थे उन्होंने क्या, उन्होंने एक, ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ 1997, 98 और 2002-03 तक की टेन्योर की बातें हो रही है। लोगों ने क्या किया, अभी सेल टैक्स में सब लोग रजिस्टर्ड नहीं थे, कुछ लोग थे जिनकी सेल जो थी ना वो रजिस्टर्ड पर्सन को थी और वो मजबूर थे सेल टैक्स चार्ज करने पर। कस्टमर से टैक्स आता था, उन्होंने कहा यार हाँ हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कस्टमर ही दे रहा है। लेकिन इनका इनपुट तकरीबन ना होने के बराबर था, क्योंकि इनके पिछले जितने लोग थे ये कौन थे? ये अनरजिस्टर्ड थे। एक बंदा अनरजिस्टर्ड लोगों से चीज़ें खरीदता है और जिनको सेल करता है वो रजिस्टर्ड है। अब आप अभी ऐसे थ्योरेटिकल सुन, इनपुट 0 हो गया, ठीक है ना? इसने 1 करोड़ रुपए की सेल की है। 1 करोड़ की सेल का मतलब है 18 लाख रुपया आउटपुट टैक्स बना। इनपुट माइनस करो, इनपुट तो है ही नहीं, इसने 18 लाख गवर्नमेंट को दे दिया। अब ये काम हुआ, कुछ लोग अल्लाह के नेक बंदे
इस बंदे के पास पहुंचे, उसने कहा यार तुम हर महीने 18 लाख गवर्नमेंट को दिए जा रहे हो, ठीक है ना, ये अल्लाह के नेक बंदे, इन्वर्टेड कामा वाले नेक बंदे हैं, ठीक है। कह तुम 18 लाख गवर्नमेंट को दिए जा रहे हो, बेवकूफ़ हो तुम। उन्होंने कहा यार मेरा कोई बंदा रजिस्टर्ड है ही नहीं, मेरे पास इनवॉइस ही नहीं है। उसने कहा यार ये है ना भाई आपका, ये मैं आपको, आप क्या खरीदते हो? उन्होंने कहा मैंने ये खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा। इस बंदे ने अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाई सेल टैक्स में। उस वक्त गवर्नमेंट बड़ा इसे वो समझती थी मार्का के हमने रजिस्टर्ड कर लिया, ये बंदा वहाँ रजिस्टर्ड हो गया। अब उसने जो ये मांग रहा था उसने इसकी इनवॉइस इसे बना के दे दी। इनवॉइस क्या है? कागज के ऊपर काट के अपने रसीद दे दी। अभी गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा सेटअप नहीं था कि वेरीफाई कर सके। इसने इसे जनाब 15 लाख रुपए की इनवॉइसेस बना के दे दी। उन्होंने कहा गवर्नमेंट को देंगे 3 लाख, ये जो 15 बचा है ना थोड़ा सा मुझे दे दो। अरबों खरबों रुपए का ऐसे फ्रॉड शुरू हो गया, ठीक है। पाकिस्तान की हिस्ट्री के बड़े बड़े फ्रॉड में से ये फ्रॉड शुरू हो गए। कोई कंपनी नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। गवर्नमेंट ने सोचा होता जब हम ऑडिट करेंगे, कभी ऑडिट करेंगे। जब ऑडिट करने लगे, इस बंदे को पकड़ने के चले, जब ये पकड़े गए, इस बंदे को पकड़ने गए तो पता चला ये तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी तो कंपनी फेक है, इसका एड्रेस ही फेक है। जो एड्रेस इसने दिया वो वहां तो कब्रिस्तान है ठीक है। या किसी ब्लॉक में 240 घर हैं, इसने नंबर लिखा 250। वो जैसे अभी मैं 29 फरवरी कहने लगा था, वो मुझे याद है कि तो साल ही खराब आ गया ठीक है ना। तो अब ये फ्रॉड हो रहे हैं। ये इन इनवॉइसेस का हमने एक नाम रख लिया, इनको हमने कहा फेक इनवॉइसेस, फ्लाइंग इनवॉइसेस, ठीक है ना। हवाई, जैसे हम हवाई मखलूक कहते थे ना, ये भी उसी तरह की मखलूक एक क्रिएट हो गई। और मैंने ये वही टेन्योर है कि जब हम प्रैक्टिस भी कर रहे थे, फर्म भी चला रहे थे हमारे साथ। अच्छा, इसमें ना ज़्यादातर लोग सेल टैक्स डिपार्टमेंट के ही शामिल, उन्हें समझ आ गई ना। सेल टैक्स डिपार्टमेंट के जो स्टाफ था ना, क्लर्क और इस तरह के लोग, इन्होंने कंपनीज बना ली। कई लोगों को मैं जानता हूँ जो सेल टैक्स ऑफिस में ऑफिस बॉय थे और 3-4 साल के बाद वो एक जनाब प्रोडो ले ली उन्होंने और वो जनाब मौज में आ गए। तो जब ये फ्रॉड पकड़े गए तो फिर गवर्नमेंट ने काम शुरू किया कि नहीं, फिर क्रेस्ट का ख्याल आया। फिर वो ख्याल आया कि नहीं, जब तक पैसे हमें मिल नहीं जाएंगे हम अगले बंदे को क्यों दे रहे हैं। तो इन सारे कवानीन को उस नज़र से देखेंगे तो आपको समझ आएगी। ये वाली बात आ गई। अब क्रेस्ट का भी फेजेस थे, जाहिर है एकदम से एक सिस्टम नहीं बनता। शुरू में क्रेस्ट क्या करता था, बाद में वेरीफाई करता था। उसने कहा अगर कोई डिस्क्रिपेंसी निकल आई तो हम डिसअलाउ कर देंगे। आज बिल्कुल ऑनलाइन, आज रिटर्न फाइल करने से पहले क्रेस्ट आपको वेरीफाई करके दे देता है कि भाई ये इनवॉइसेस आपने क्लेम किए हैं, इसमें से ये ठीक हैं जो अगले ने कही हुई हैं, बाकी निकालो, आप भी नहीं क्लेम कर सकते, ठीक है ना। ऑटोमेशन होने का ये फायदा होगा। ये वही वाली बात लिखी है, फेक इनवॉइसेस। Purchases made by a registered person who failed to furnish the information required by the, आपने ऐसे बंदे से परचेजेस कर रखी हैं जो बोर्ड की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो उसकी इनवॉइस भी आप क्लेम नहीं कर सकते। गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड, ये वाली बात पहले भी यहाँ आ रही है कि भाई जो रजिस्टर्ड सप्लाई में इस्तेमाल होगी वही आपने क्लेम करनी है। गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर्ड फॉर पर्सनल और नॉन बिजनेस कंजम्पशन, उसी बात को ये क्यों लिख रहे हैं बार बार, हालांकि लॉ का मिजाज ये नहीं होता, नहीं क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये सेक्शन क्लैरिफिकेशन के स्टाइल में लिखा हुआ सेक्शन है कि अच्छा अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ये भी क्लियर कर दिया, ये भी बात क्लियर। ये एक दफ़ा नहीं बना हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता साथ बन रहा है। अच्छा जी, फिर आ गया गुड यूज इन इमूवेबल प्रॉपर्टी और परमानेंटली अटैच टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहले यहां रुक जाते हैं। वो कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस बिल्डिंग में, वो कहते हैं बिल्डिंग में जो चीजें यूज हो जाएंगी ना और परमानेंटली अटैच टू दैट हो जाएंगी, उनके ऊपर आपको टैक्स इनपुट नहीं मिलेगा। जैसे कि तो उसने कहा जी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सीमेंट, बजरी, रेत, सारा कुछ, पेंट, इलेक्ट्रिकल, पाइप, वायर, केबल, उसने कहा यार इन चीज़ों पे आपको टैक्स इनपुट नहीं मिलेगा।
फिर उसने कहा यार अच्छा इससे ना एक एक्सेप्शन आ गई, बट एक्सक्लूडिंग प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग। प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग का मतलब होता है जैसे ये इजहार वगैरह की छतें नहीं आती, उस इंडस्ट्री को जरा सपोर्ट करने के लिए कि अगर इजहार वगैरह की छत खरीद कर आपने डाली है, उसके ऊपर सेल टैक्स है, तो वो इनपुट की डेफिनेशन में डाल दिया उन्होंने, कहा वो क्लेम कर लें। लेकिन आप अपनी खुद बिल्डिंग बना रहे हैं, यहाँ जो बजरी सीमेंट ये सब के ऊपर टैक्स पे हुआ है, लेकिन ये आप अपनी फैक्ट्री बना रहे हो, लेकिन ये क्लेम नहीं हो सकता। फिर उसने कहा यार यहाँ से ना गलत मतलब ना ले लें, कि इसका ये मतलब ना लें कि यार पेंट पर इनपुट नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिक केबल पर इनपुट नहीं मिलेगा, पाइप पर इनपुट नहीं मिलेगा। कह रहा ये नहीं हम कह रहे, हम ये कह रहे हैं वो पेंट जो बिल्डिंग के साथ अटैच हो जाएगा, वो पाइप जो बिल्डिंग के साथ अटैच हो जाएगा, वो केबल जो बिल्डिंग के साथ अटैच हो जाएगी। लेकिन अगर यही पेंट, यही पाइप, यही चीज़, मसलन ये एसी वालों ने पेंट कर रखा है, फ़र्ज़ किया एसी को, तो ये तो पार्ट ऑफ सप्लाई बन रहा है ना। इस एसी में केबल भी लगी हुई होगी, इसमें कोई पाइप भी लगा हुआ होगा। वो कहता भाई ये वाला तो होगा, इसी ये लिखा हुआ गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल और गुड एक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ टैक्सेबल गुड्स। यानी नहीं समझे अभी। वो कह रहा है एक बंदा है जो पेंट की दुकान खोल के बैठा है, एक बंदा है जो इलेक्ट्रिकल केबल पाइप की दुकान खोल के बैठा है, उसको तो इनपुट आउटपुट मिलेगा ना। एक बात, एक बंदा जो पेंट खरीद के लाया और वो पेंट पार्ट ऑफ सप्लाई बन गया है, केबल खरीद के लाया और केबल पार्ट ऑफ सप्लाई, उसको भी मिलेगा। वो कह रहा है सिर्फ उसकी बात हो रही है जो पेंट खरीद के लाएगा और बिल्डिंग पे लगा देगा। वो पाइप जो इस बिल्डिंग में इस्तेमाल हो गए हैं, वो वायर जो इस बिल्डिंग में इस्तेमाल हो गई हैं, इन पर नहीं मिलेगा। बात समझ आई है? नहीं, हम यहाँ कंज्यूमर नहीं ना, हम ये फैक्ट्री है ना हमारी, तो क्या फैक्ट्री में ये चीज मिलेगी? वो कहता नहीं मिलेगी। फैक्ट्री से ही तो हम टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहे हैं ना। वो कहता नहीं मिलेगी भाई। लेकिन साथ ही उसने कहा यार ये ना हो कि तुम गलत समझ जाओ कि पेंट पर नहीं मिलेगा। नहीं, जो पेंट की दुकान है उसे मिलेगा, पेंट का इनपुट, पेंट का आउटपुट, या वो पेंट जो आप खरीद कर लाए हो और पार्ट ऑफ सप्लाई बन रहा है, वो भी मिलेगा। इसीलिए तो वो कह रहे हैं ना कि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है ना? व्हीकल सप्लाइड इन व्हीकल स्पेसिफाइड इन कस्टम एक्ट, पार्ट ऑफ सच व्हीकल, इलेक्ट्रिकल एंड गैस अप्लायंसेज, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट। पहले बुनियादी उसूल आया। वो कह रहा है जो व्हीकल्स, आप कोई गाड़ी खरीदेंगे तो उन गाड़ी का जो इनपुट होगा वो आप अपनी टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर नहीं लेंगे, या उन गाड़ियों में कोई पार्ट लगाएं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कुछ करें, तो ये इन पे नहीं मिलेगा। वही बिल्डिंग, यहाँ बिल्डिंग का हिस्सा बन रहे थे, यहाँ उस व्हीकल का हिस्सा बन रहे हैं, वो कहते हैं उसका टैक्स नहीं आपको मिलेगा। फिर एक्सेप्शन आई, एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। एक आपको रिटेल पर जब आप दुकान पर जाते हैं तो वो जहां वो बिल बना रहा है ना, जिस टिल के ऊपर, कभी I2B में आपने बात पढ़ी थी, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर कहते हैं। हम चाहते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी हो जाए। उस कैश रजिस्टर पर, पॉइंट ऑफ सेल पर जो आपने कंप्यूटर खरीदा है उसका तो मिल जाएगा। लेकिन वैसे आपने कोई व्हीकल, इलेक्ट्रिकल एंड गैस अप्लायंसेस खरीदे हैं, कोई फर्नीचर खरीदा है, कोई ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे हैं, ऑफिस में प्रिंटर खरीदे हैं, इसके ऊपर भी इनपुट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट नहीं ना बनेंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन दे दी उसने, कहा नहीं, इलेक्ट्रिकल कैश रजिस्टर पर मिल जाएगा। जैसे यहाँ एक एक्सेप्शन दे दी, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, बट एक्सक्लूडिंग गुड एक्वायर्ड फॉर। लेकिन कहता है जो प्रिंटर वाले की दुकान है फीस सेंटर में, उसे तो मिलेगा ना, क्योंकि वो तो बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, उसके लिए तो ये इन्वेंट्री है, उसके लिए तो ये पार्ट ऑफ सप्लाई बन रहा है, आपके लिए पार्ट ऑफ सप्लाई नहीं बन रहा। राइज तो चलो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग का इदारा कोई एसी खरीदता है, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीदता है, कोई कंप्यूटर, प्रिंटर, कोई इस तरह की चीज़ें खरीदता है, इस पे इनपुट टैक्स पे हुआ है। वो कहता है ये इनपुट टैक्स एडजस्ट नहीं हो सकता आउटपुट के लिए। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पार्ट ऑफ सप्लाई नहीं बनेगा। बात समझ आ गई? हम अब सबसे, वो कहते हैं ना, क्लाइमैक्स आ गया, सेल टैक्स का क्लाइमैक्स शुरू हो गया हुआ है। ये सारी चीज़ें अब आपने बड़े ध्यान से रोज़ाना जाकर पढ़ कर आनी है। बस इंशाल्लाह कल का दिन, परसों का दिन, मंडे को आएंगे तो हम न्यूमेरिक कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला।
ठीक है, यहाँ तक ही रुक जाते हैं, आपने इसे जाके पढ़ना है, कल इंशाल्लाह यहाँ से आगे चलेंगे।